यूक्रेन में फंसे 151 नागरिक, 39 लोग देहरादून जनपद के, वहीं हरिद्वार के 26 लोग शामिल। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी, गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी करेंगे बैठक, पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी करेंगे मंथन। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, लगाया लेट लतीफी का आरोप, कहा इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कारण स्पष्ट करना चाहिए। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में हुआ बदलाव, 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा 19 अप्रैल को देंगे छात्र, उत्तराखंड बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी। केंद्र से हरी झंडी मिलने के 3.5 साल में चलेगी राजधानी में मेट्रो न्यू, 1600 करोड़ का है प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज चौथे दिन बदला हुआ, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर बड़ी ठंड। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी करेंगे बैठक, पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी करेंगे मंथन। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और जो उन्होंने ऑनलाइन और हमारे जो हमने टोल फ्री नंबर जो जारी किया है उस पर हमको मिले हैं। हम सभी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार हम संपर्क में हैं, विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हैं, हमारा स्थानीय आयुक्त भी कार्यालय भी काम कर रहा है, यहाँ के हमारे अधिकारीगण भी लगे हैं, हम भी लगे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो वहाँ किसी भी पर्पज़ से हैं, कोई पढ़ाई के पर्पज़ से, कोई अन्य पर्पज़ से, उन सभी को वापस लाया जाए और सबकी सुरक्षित घर वापसी की जाए। जो यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं, पोलैंड जैसे देश हैं, अन्य देश हैं जो उनके समीपवर्ती क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से चूँकि यूक्रेन के अंदर पूरी तरह से हवाई सेवाएं ठप हैं, हवाई सेवाएं नहीं चल रही हैं, इसलिए जो भी मार्ग होकर जो भी बच्चे हैं या जो अन्य लोग हैं जो अन्य राज्यों में पहुंच रहे हैं, वहां से भारत सरकार के स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमारे दूतावास भी काम कर रहे हैं, अन्य चीज़ें काम कर रही हैं। सर, अभिभावकों ने साथ में बात की? अभिभावकों से बात की है और हमने कहा है कि चिंतित न हो, हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को सकुशल घर लाया जाए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। और बताया कि यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं उनसे भी लगातार कनेक्टिविटी चल रही है, ताकि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं वो आसपास के जो देश हैं वहां पहुंच सके और वहां से उन्हें वापस भारत लाया जा सके। तो इस तरीके की भी तैयारियां चल रही हैं। गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी की बैठक, पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी करेंगे मंथन। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद लगातार जारी, मुख्यमंत्री धामी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी करेंगे बैठक। उत्तराखंड प्रशासन ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हिना आजमी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिना, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अभी हमने यहाँ पर, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय छात्र उत्तराखंड के फंसे हुए हैं यूक्रेन में उन्हें वापस लाया जाए। किस तरीके से लाया जाएगा, इस पर हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से जानकारी मिली है कि करीब 95 से 100 छात्र जो हैं जो कि से रहे हैं या फिर और भी फील्ड के जो छात्र हैं वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, तो उन्हें लाने के लिए लगातार जो है कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार तक जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार बैठक जो है जारी है। मुख्यमंत्री धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं और गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन के साथ भी वे लगातार बैठक करते नजर आ रहे हैं। जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके साथ मंथन करते नजर आ रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड के जितने भी छात्र फंसे हैं उन्हें लाया जाए। और जैसे कि परिजन हैं, इन छात्रों के परिजन जो कि काफी ज्यादा चिंतित हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि हमारे जो बच्चे हैं उनको वापस ला दिया जाए। तो ऐसे में लगातार जो उत्तराखंड प्रशासन है वह भी उसकी कवायद जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। कल भी जो है
NSA अजीत डोभाल से उन्होंने बात की थी फोन पर, और इसके अलावा वह विदेश मंत्रालय से भी लगातार कांटेक्ट में है। हालांकि टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कई सारे ऐसे छात्र हैं जो कि डरे हुए हैं यूक्रेन में, और काफी ज्यादा जो किल्लत हो रही है उन्हें पैसे से लेकर, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कार्ड वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर जो है उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो लगातार पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से अपने जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको वापस लाया जाए। जी है ना, बात यहाँ पर करें जो लोग अभी भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, इसको लेकर एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया था, जिसमें ये था कि जिनके भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये ना अब तक कितने लोगों ने कांटेक्ट किया है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? जी हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, तो लगातार यहाँ पर कई सारे करीब ऐसे 95 छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जो है जानकारी दी है। और ऐसे ही जो है कई सारे छात्र और भी होंगे, लेकिन अभी तक जो है जिन लोगों ने अपने बच्चों जो परिजन हैं उन्होंने जो है 95 से 100 ऐसे छात्र हैं जिनकी जो है जानकारी मिली है। जी यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी। करीब 95 उत्तराखंड के छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी बैठक भी करेंगे। हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। उत्तराखंड के 188 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना विदेश मंत्रालय वापस लाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। उत्तराखंड का हेल्पलाइन नंबर 112 है। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान आया सामने। उत्तराखंड का हेल्पलाइन नंबर 112 है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में किया गया है बदलाव। बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 19 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बदलाव किया गया है। जो परीक्षाएं 9 अप्रैल को होनी थी अब वो 19 अप्रैल को होंगी। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी। देहरादून से खबर, बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा 19 अप्रैल को देंगे छात्र। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी। देहरादून से खबर, बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव। 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा 19 अप्रैल को देंगे छात्र। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हिना भी लगातार जुड़ी हुई है। हिना, बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 9 अप्रैल की परीक्षाएं 19 अप्रैल को होंगी। ये बदलाव क्यों किए गए? जी हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की, तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जो 9 अप्रैल को होने वाली थी परीक्षाएं वो अब 19 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। 9 अप्रैल को 10वीं की संस्कृत परीक्षा होनी थी, जो कि 19 अप्रैल को अब छात्र देंगे। और इसी के साथ ही 12वीं की जो अंग्रेजी है, कृषि अभियंत्रण, कृषि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान जैसी जो विषय हैं, उनको अब जो 9 तारीख को 12वीं कक्षा के छात्र देने वाले थे वो अब 19 तारीख को जो है ये परीक्षा देंगे। क्योंकि पहले ही जो 9 तारीख को है वह एक हॉलीडे है, और ऐसे में जो है शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षाओं की
तिथियां जो है घोषित की गई थी, लेकिन अब जो है बड़ा बदलाव करते हुए जो 9 तारीख को परीक्षाएं होनी 9 अप्रैल को परीक्षाएं होनी थी, वो अब 19 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जो परीक्षाएं 9 अप्रैल को होनी थी, अब वो परीक्षाएं 19 अप्रैल को होंगी। और देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के मौसम ने बदला मिजाज। सुबह से ही आज कई इलाकों में हो रही है बारिश। उत्तराखंड के मौसम ने बदला मिजाज। देहरादून में आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। देहरादून में आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। मसूरी में आज अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। देहरादून में आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार। और लक्सर से आपको एक और खबर बता देते हैं। मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ। लक्सर व हरिद्वार देहात में हो रही है बारिश। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। लगातार बारिश से फसलों को हो सकता है नुकसान। लक्सर व हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। लगातार बारिश से फसलों को हो सकता है नुकसान। लक्सर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ। और यहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है। हालांकि किसानों में काफी चिंता बढ़ गई है। अगर बारिश लगातार होती है तो उनकी फसलों को भी नुकसान हो सकता है। और खबर मंगलौर से, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी देर रात से तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। वही लगातार हो रही बारिश के चलते फिर से ठंड में इजाफा हो गया है। मंगलौर क्षेत्र में कई जगह जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से अभी भी फसलों में पानी भरा हुआ है। देर रात से हो रही बारिश से किसानों को भी चिंता सताने लगी है। बारिश के चलते किसानों के गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा। तो रात 1 बजे से हो रही थी और ये घर में हम अपने काम पे निकले थे, लेकिन काम पे नहीं निकल पाए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। वो मौसम जो है करवट ले चुका है। दोबारा ठंड बढ़ने की संभावना हो रही है और डर लगता है कि मौसम और ज़्यादा बढ़ेगा। लोग इससे बारिश से परेशान है। किसान लोग ज़्यादा ही परेशान है और मौसम इस बार बार करवट बदल रहा है। कभी गर्मी कभी सर्दी और इस बारिश से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है फसलों को। गेहूं की फसल, गन्ने की फसल और सरसों की फसल को तो सबसे ज़्यादा ही नुकसान है। और सभी लोगों ने अपने कपड़े गर्म कपड़े निकाल के रख दिए थे और अब दोबारा से फिर सर्दी की आहट हो गई है। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसान लोग तो ज़्यादा ही परेशान। सुल्तानपुर पट्टी में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवरियों की सुखद यात्रा के लिए कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया, जिससे कि कांवरियों को कोसी नदी के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ता। बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, जहां जगह जगह पर कांवरियों के स्वागत के लिए शिव भक्त भंडारे और विश्राम करने की व्यवस्था करते हैं। वहीं सुल्तानपुर पट्टी से होकर गुजरने वाले कांवरियों को कोसी नदी से पानी में होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में सुल्तानपुर पट्टी के शिव भक्तों ने कांवरियों की सुखद यात्रा को ध्यान में रखते हुए बीते 4 वर्षों की भांति इस वर्ष भी कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है। रुद्रपुर से आगे बहेड़ी तहसील में रहने वाले हैं और जिला बरेली पड़ते हैं। तो हमें ये आपका कोसी नदी बहुत बढ़िया लगा है। आपका सेवा देख के, इन लोगों को सेवा देख के हम बहुत आनंद है कि सेवा इस तरह किया जाता है। भोले कांवरी को लेके बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम तो सौभाग्य है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो कांवर लेके खाली आ रहे हैं। तो जगह जगह बहुत सारे भंडारा, पूरी उत्तराखंड में देवभूमि में इतना अच्छी भंडारा चल रहा है। हम तो खुश हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप पूरी उत्तराखंड वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस नदी में पहले हम पैदल पानी के अंदर से आते थे, पुल बना चुके हैं, अब बहुत अच्छे से आते हैं और आपका भंडारा बहुत अच्छा है। और बस खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य ये एक
भावी लगता है एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका पर नहीं है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से यह भूमिका बन रही थी और पिछले कुछ सप्ताह से ये लग रहा था कि आक्रमण होगा। जो वहाँ अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े। माँ बाप बहुत चिंतित है, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। खबर डोईवाला से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला पहुंचे, वहीं कान्हड़ वालों में शहीद हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान के परिवार से मुलाकात की। सियाचिन में जोगेंद्र सिंह चौहान ग्लेशियर टूटने से शहीद हो गए थे, जो उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा था, जिसके बाद हरिद्वार में शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। देर शाम से पुष्कर सिंह धामी सहित जोगेंद्र सिंह चौहान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव ड्यूटी से वापसी के दौरान देवप्रयाग सड़क दुर्घटना में मृतक भनियावाला निवासी रणवीर सिंह नेगी व भाजपा नेता प्रवीण कनौजिया के परिजनों से भी भेंट की। हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान का दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें, उसके लिए भी हम कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ है वो और प्रखर हो। खबर पौड़ी से, जहां रूस और यूक्रेन में हो रही तनातनी में फंसे भारतीय युवाओं को लेकर उनके परिजन बेहद चिंता में है। वहीं श्रीनगर से भी 2 एमबीबीएस छात्र यूक्रेन के चेरनाविदिसी शहर में फंसे हुए हैं, जहां पर एमबीबीएस के छात्र खुद वहां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो श्रीनगर में इनके परिजनों ने अपने बच्चों की चिंता में खाना पीना तक छोड़ दिया। सबकी आस अब भारत सरकार पर टिकी हुई है। श्रीनगर के दिलकेदार में रहने वाली आकांक्षा कुमारी के पिता ने पिछले 2 दिनों से खाना तक नहीं खाया। बेटी ने फोन पर बात करते हुए बताया कि उनके पास कैश खत्म हो चुका है, एटीएम भी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, मेडिकल सुविधा भी यहां बंद हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन एमएनसी उनके संपर्क में है, पासपोर्ट के आधार पर उनसे डिटेलिंग ली जा रही। मेरे को तो प्रशासन से लगभग अभी तक मतलब जैसे टीवी से भी कई फोन आ गए, देहरादून से भी फोन आए थे प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और पौड़ी से भी फोन आया था सुबह। उन्होंने मेरी बेटी का जो भी ट्रेस था, एड्रेस वगैरह उन्होंने सारे मेरे से पूछे थे। अब हमने जो मेरे बेटे ने भी सारे एड्रेस उनका जो भी हमने बताया था, और हम जो है भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, कि मेरी बेटी को सुरक्षित जो है स्वदेश लिया है। और मेरे क्योंकि मैं कल से बहुत परेशान हूँ, हमने अभी तक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी बेटी कैसे है, क्या है। खबर रुद्रपुर से, जहां किक्षा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा हुआ। रुद्रपुर से आए कार में सवार लोगों से टोल मांगने पर वे टोल कर्मियों से उलझ गए। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल से जुड़ा बताते हुए टोल देने से इंकार कर दिया। मामला तूल पकड़ा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस चौकी में दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है, पर पूरा मामला टोल प्लाजा में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। खबर अक्सर से, जहां पर बसेड़ी गांव में एक परिवार के बच्चों में अजीब बीमारी फैल रही है। इसमें 10 साल की उम्र होने पर बच्चों के हाथ व पैर निष्क्रिय हो रहे हैं। बीमारी से परिवार में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि इसकी 2 छोटी बहनें इसी बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी से पूरे गांव में दहशत है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच के लिए टीम बनाई। परेशानी होती है, ये 8-9 साल तक तो ठीक रहते हैं और उसके बाद में जो परेशानी हो जाती है और फिर जो है बस ऐसे ही मामला बढ़ता जाता है। और डॉक्टरों ने भी इलाज किया जी, उनके कब्जे में नहीं आ पा रहा जी। तो आपका बेटा कोई समाधान नहीं हो पा रहा जी। और हमारा बेटा भी 16 साल तक बीमारी में रहा जी, उसके बाद एक्सपायर हो गया जी। वो भी, उनका भी बीमारी का सही तरीके से उसका पता लगा, जो निगरान भी दिखाया और एम्स में दिखाया जी। अब दोनों बेटियां हैं? अब दोनों बेटियां जी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। आप सबको इंतजार है तो बस 10 मार्च का, क्योंकि 10 मार्च को तय होगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो सरकार ने कई लोक लुभावने वादे किए थे, जिनसे प्रधानों और कोरोना के वक्त बेहतर काम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही 4600 ग्रेड पे की मांग पर एकमुश्त 2 लाख रुपए पुलिस परिवारों को देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया था। लेकिन अभी तक ना तो 2 लाख रुपए और ना ही प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से रिलीज की गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले की गई कई लोक लुभावन घोषणाओं का अब तक कुछ अता पता नहीं है। सरकार की घोषणाओं के अनुरूप अब तक ना तो पुलिस कर्मियों को 2-2 लाख मिल पाए और ना ही पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ पाया है, और प्रधानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि का भी शासनादेश अभी भी नहीं जारी हुआ है। ऐसे में सभी की नजरें उन लोक लुभावन वादों पर टिकी हैं कि कब तक सरकार उनके वादों को पूरा करेगी। इन वादों को लेकर उत्तराखंड जिला पंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का कहना है कि जो भी सरकार के द्वारा घोषणाएं की गई हैं, उसे जारी किया गया है और उन पर अभी काम चल रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी है और उसी में कई अधिकारी कर्मचारी बाहरी राज्यों में चुनाव के चलते वहां गए हुए हैं। इसकी वजह से इन कामों में देरी हो रही है और जल्द ही इन सब पर काम पूरा कर लिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों से सरकार ने जो जो वादे किए थे, अगर सरकार उन वादों को पूरा करती तो निश्चित तौर पर चुनाव में उसका ज्यादा लाभ ले सकती थी। लेकिन क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि अपने को हताश उन्होंने समझा, निराश समझा, क्योंकि कहीं न कहीं जो जनता से उनको चुन के आए हैं और लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं, चाहे हमारे प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, क्योंकि वो सुगम तरीके से जनता को सुलभ हो पाते हैं और जनता बड़ी आसानी से उन तक अपनी बात को पहुंचाती है, अपनी समस्याएं उन तक रखती है और वो लगातार जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं, चाहे अपने जनपद मुख्यालय में आने में हो, चाहे ब्लॉक मुख्यालय आने में हो। उनको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मानदेय बहुत कम उनको मिलता है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि इनके मानदेय बढ़ोतरी की जाए और जो इनको दे जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसको जो है राज्य वित्त से न दे करके उसके लिए अलग से मद की व्यवस्था करें। निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी आखिरी के 6 माह उनको मिले, इसमें भी ताबड़तोड़ निर्णय उन्होंने लिए, शासनादेश भी जारी हुए। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता प्रभावित होने के कारण सारा जो एम्प्लॉय है सचिवालय के अंदर, अधिकारी हैं, उनको भी अन्य राज्यों में ऑब्जर्वर के रूप में जाना पड़ा, चुनाव की मशीनरी के रूप में काम करना पड़ा। जो भी घोषणाएं और जिनके जीओ निर्गत हो चुके हैं उन पे काम चल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले 28 फरवरी तक ही शायद ये निर्गत हो जाएगा जो भी पेंडिंग पैसा है। पूरा विश्वास है 100%। जो भी शासनादेश हुआ है उसका तो क्रियान्वयन होना ही होना है। केवल चुनाव आचार संहिता के कारण प्रभावित हुआ है कार्मिकों के अभाव में, अधिकारियों के अभाव। कांग्रेस ने वादों को लेकर प्रदेश सरकार पर वार करते हुए ये भी कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ वादे ही कर सकती है, लेकिन उनको पूरा नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस हमेशा कहती है कि ये सरकार छलने और ठगने का काम करती है। उसी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने आंदोलनों के बाद की गई घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसका नुकसान भाजपा को 10 मार्च को पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वायदे ही वायदे करती है। मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं की, उसमें से एक का भी जीव नहीं हुआ। जो हम बार बार कह रहे थे कि ये सरकार छलने और ठगने का काम करती है, जनता के साथ धोखा करने का काम करती है, विश्वासघात करने का काम करती है, वही आज भी किया। 4600 रुपये की जगह 2 लाख देंगे कहा, किसी को नहीं मिला। ऐसे ही उपनल कर्मचारियों के साथ समझौता किया, वो आज तक लागू नहीं हो पाया। अन्य मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है और आज भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने उजागर हो चुका है और जनता, मुझे लगता है कि बहुत ही सावधानी से जनता ने निर्णय लिया होगा। हमारे उत्तराखंड की जो सरकार है
जो राष्ट्रीय पार्टी हैं बड़े बड़े घोषणाएं वादे तो इस तरह से कर देते जैसे वो चुटकियों में हर काम को निपटा देंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो उत्तराखंड के पुलिसकर्मी थे जो 24 घंटे रात और दिन संघर्ष करते थे, उनका 4600 पेड ग्रेड का जब मामला उठा तो हरिद्वार में उन्होंने ऋषिकुल में कई दिनों तक उन्होंने उसके धरना प्रदर्शन करा। उसके बाद हमारी सरकार ने उनसे एक झूठा वादा कर दिया कि कहीं ना कहीं हम आपको साथ हैं, 46 ग्रेड में हम आपका साथ देंगे, आप इन धरने प्रदर्शन खत्म कीजिए। ये लेकिन उनको इस पे इनकी जो नीति थी कहीं ना कहीं इस पे शंका थी। तो उन्होंने जब देखा, जब शासन ने इनका आदेश भी पारित कर तो केवल मात्र 2 लाख रुपए देकर के इनको सोचा कि संतुष्ट कर देंगे, इनको मना लेंगे हम। लेकिन वो जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर सैनिक हैं, जो हमारे उत्तराखंड के जो सिपाही हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से तो हमारे साथ धोखा हो रहा है और कहते हम इस तरह से भीख में इस पैसे को नहीं लेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं आपसे, हमें कोई इस तरह से भीख नहीं चाहिए। तो आज उनके अंदर कहीं ना कहीं रोष है, नाराजगी है इस सरकार के खिलाफ कि उनके जो परिवार है वो आज के दिन बिल्कुल बीजेपी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार मतदान उसने करा होगा और इसका बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को उठाना पड़ेगा। अब सबकी नजरें किए गए वादों पर टिकी हैं कि कब राज्य सरकार उनसे किए गए वादे पूरे करेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनाव के वक्त किए गए वादे राज्य सरकार कब पूरे करती है। क्या फिर 10 मार्च को नई सरकार बनने के बाद सरकारें उनको फिर से आंदोलन के लिए छोड़ देती हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।